सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में नाइन्थ क्लास का जो हिंदी का पेपर है 11 और 12 मार्च को, उस हिंदी के पेपर के जो मॉडल पेपर है उसको हल करेंगे ट्रिक और टिप्स के साथ। जैसे हमने संस्कृत का पेपर आपके लिए सॉल्व किया था, आपकी बहुत सहायता किया था, वैसे ही हिंदी का पेपर भी आपको हिंदी के पेपर में अच्छा नंबर लाने में मदद करेगा। क्योंकि देखो बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जो है इसीलिए सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी करता है कि बच्चा मॉडल पेपर हल करके जान ले कि कितने प्रश्न आने वाले हैं, कितने टाइप के प्रश्न आएंगे और कुल कितने प्रश्न आएंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तब इसको लाइक करें। तो देखो बच्चों, आपके हिंदी के पेपर में कुल 17 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 17 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न जो आपका होगा वो होगा अपठित गद्यांश का। किसका होगा? ध्यान से देखिएगा, अपठित गद्यांश का होगा। यानी इसमें एक बड़ा सा पैसेज होगा। इसमें 5 प्रश्न होंगे, वो भी कैसे होंगे? एमसीक्यू में होंगे। किस में होंगे? एमसीक्यू में, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, 15 मिनट का टाइम आपको मिलता है पेपर पढ़ने के लिए। तो आप अच्छे से इस पैसेज को पढ़ेंगे और उत्तर को चुन लेंगे। तो यहाँ पर देखो पैसेज दिया गया है, तो मैं भी पैसेज को फटाफट पढ़ लेता हूँ। एक विकसित राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है उसका साक्षर स्तर। 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं, यह लक्ष्य अपने सभी युवकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप में से ऐसे बहुत से खुशनसीब हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़कर स्तरीय शिक्षा ले रहे हैं, किंतु बहुत से आपके भाई बहनों को यह नसीब नहीं है, खासकर जो आपके आसपास के गांव में रहते हैं। तो इस तरह से आप पैसेज को पढ़ेंगे। उसके बाद सीधा प्रश्न पे आ जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है? गद्यांश के अनुसार किसी राष्ट्र को विकसित मानने का महत्वपूर्ण आधार क्या है? अब देखो बच्चों, पैसेज में क्या आया हुआ है कि विकसित राष्ट्र वही है जहां पे साक्षरता का स्तर अधिक है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा साक्षरता स्तर। दूसरा प्रश्न है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में किसका अभाव है? तो स्तरीय शिक्षा का अभाव है। आपका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी वाला विकल्प। अब ये कहाँ पर लाइन है आई हुई वो भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे है, स्तरीय शिक्षा का अभाव है। कहाँ पे? गांव में। जो गांव में रहते हैं वहां पे स्तरीय शिक्षा उनको नसीब नहीं है। नसीब नहीं मतलब क्या है? उनको स्तरीय शिक्षा नहीं मिल रही है। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कथन और कारण का। तो ध्यान देना बच्चों, हर पैसेज से एक प्रश्न इस टाइप का होगा, यानी कथन और कारण का। कथन क्या होता है कि एक वाक्य लिखा होगा और उसके नीचे एक आर यानी कारण यानी रीजन लिखा होगा। दोनों में एक संबंध होता है। इसमें 4 टाइप के ऑप्शन रहते हैं, यही आपको समझना है। पहला ऑप्शन क्या कहता है? कथन ए गलत है किंतु आर सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं। तीसरा क्या कहता है? कथन ए सही है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। कथन डी ऑप्शन क्या कहता है? कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस तरह से आपके दोनों पैसेज में इस टाइप का प्रश्न आएगा, 100% आएगा कथन और कारण वाला। समझ गए ना? अब देखो, हमारा कथन क्या है कि विकसित राष्ट्र में असमानता अधिक होती है। अब उसका कारण क्या दिया? अमीर गरीब का भेद बना रहता है। तो पैसेज के अनुसार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी वाला विकल्प सही होगा। कथन ए सही है और कारण आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। अगर आप यह पेपर जो है पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जो है मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लेंगे।
इसके बाद देखो डी वाला प्रश्न है, घा खंड आएगा। चौथा प्रश्न है, ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा। गद्यांश में आए इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तर्क सही हैं। तो देखो बच्चों, इस टाइप का भी प्रश्न आएगा आपके पेपर में कि एक वाक्य दे देगा और कहेगा कि इस कथन के लिए कौन सा वाक्य सही है। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 कथन होंगे। अब तीन में से एक भी सही हो सकता है, दो सही हो सकते हैं, तीनों सही हो सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से उत्तर करना है। तो देखो कथन क्या है, ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा। अब इसमें पैसेज के अनुसार उत्तर देना है। पहला क्या है, बच्चे अपने विद्यालय परिसर या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं। छात्र बुजुर्गों, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक दान कर सकता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पैसेज में पहले और दूसरे के बारे में तो बात कही गई है, लेकिन तीसरे के बारे में बात नहीं कही गई है। तो जिस ऑप्शन में 1 और 2 दोनों सही होंगे वही ऑप्शन सही होगा। तो समझ गए। अब इसके बाद देखो पांचवा प्रश्न है, यानी जो अंगा खंड है, पांचवा प्रश्न है, अदम्य उत्साह और हिम्मत रखने वाला व्यक्ति क्या योग्यता रखता है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ये ए वाला उत्तर सही हो जाएगा, अपना नसीब स्वयं बनाने की। अब ये लाइन कहाँ पर आई हुई है, देखो बच्चों हम आपको पैसेज में ही दिखा देते हैं। ये देखिए, नसीब उस इंसान तक खुद आ सकता है जिसमें अदम्य उत्साह और कभी न पस्त होने वाली हिम्मत होती है। यानी आप में भी अगर ये हिम्मत है तो नसीब खुद चलकर आपके पास आएगा। यानी आप अपना नसीब, यानी अपना मुकद्दर, अपना किस्मत, अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं अगर आप में उत्साह है और मेहनत करने का जज्बा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ए वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 2 में क्या आएगा ये भी समझ लो। इसमें एक काव्यांश आएगा। क्या आएगा, काव्यांश। काव्यांश का मतलब होता है काव्य। अब काव्य का मतलब क्या होता है, कविता। यानी इसमें एक कविता आएगी, उसको पढ़कर आप जो है 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखो कविता क्या लिखी हुई है, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता, लाखों बार गगरियां फूटी सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी चहल पहल वो ही है तट पर, तब की उम्र बढ़ाने वालों लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता, लूट लिया है माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। देखो बच्चों पहला प्रश्न क्या है, खिलौनों के टूट जाने से बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो इस टाइप का जब प्रश्न आएगा ना तो आप सीधा पैसेज में जाएंगे। देखो पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। यानी खिलौना टूट जाता है तो क्या बचपन मर जाता है, नहीं मरता है। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा डी वाला, बचपन नहीं मरा करता। खा वाला प्रश्न देखिए, यानी दूसरा प्रश्न देखिए, लाखों कश्तियां डूब जाने पर भी तट पर वातावरण कैसे रहता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सी वाला, चहल पहल पहले की जैसी बनी रहती है। तीसरा प्रश्न है कथन और कारण का। देखो इसमें भी कथन और कारण आएगा। पतझड़ आने पर भी उपवन समाप्त नहीं होते। अब इसका कारण क्या दे रहे हैं, प्रकृति फिर से नए पत्ते और नए फूलों को जन्म देती है। तो ये बात तो आप भी जानते होगे, पतझड़ आता है यानी पेड़ के पत्ते गिरते हैं, प्रकृति फिर उसमें नए नए पत्ते लाती है, इसलिए पेड़ नहीं सूखते। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला विकल्प सही होगा कि ए भी सही है, आर भी सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। तो ये वाला सही हो जाएगा सी। इसके बाद घा है,
काव्यांश के अनुसार उपवन कौन लूटता है? तो अभी आपने पढ़ा उपवन कौन लूटता है, माली। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अंगाखंड है, दूसरों की कमी निकालने वाले कविता की पंक्ति का आशय क्या है? तो इसका आशय क्या है, सब पर धूल उड़ाने वाले, ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 में क्या आएगा, समझ लेना ध्यान से। प्रश्न नंबर 3 में उपसर्ग आएगा और प्रत्यय आएगा। क्या आएगा, उपसर्ग और प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय यानी मान लो ये शब्द है तो शब्द के पहले क्या जुड़ेगा, उपसर्ग। और प्रत्यय कहाँ जुड़ती है, शब्द के अंत में, और दोनों जुड़ करके शब्द के अर्थ को बदलते हैं। इतना तो आपको आता ही है। तो सीधा ऑप्शन पे आते हैं। पहला प्रश्न है विज्ञान में उपसर्ग बताइए। अब विज्ञान में क्या उपसर्ग है, वी उपसर्ग है और ज्ञान शब्द है। ध्यान से, क्योंकि ग्रामर हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें ए वाला विकल्प से हो जाएगा वी। दूसरा है पहाड़ी में प्रत्यय कौन सा है। अब अभी हमने बताया प्रत्यय शब्द के अंत में होते हैं। तो इसमें शब्द क्या है, इसमें शब्द है पहाड़। कौन सा शब्द है, पहाड़। और प्रत्यय क्या है, बड़ी ई। क्योंकि हमारी वीडियो देखने वाले एक बच्चे के ग्रामर में एक भी नंबर कम नहीं होने चाहिए, और आपका ग्रामर ही कमजोर होता है, इसलिए ग्रामर की हम अलग से भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो पहाड़ी में कौन सा प्रत्यय है, बड़ी ई। तो कौन सा सब विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है नियमित शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करिए। तो नियमित में क्या है, नियम शब्द है और इत प्रत्यय है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नियम शब्द है और इत प्रत्यय है। अब देखो बच्चों प्रत्यय पहचानने की ट्रिक क्या है, उस शब्द को अलग करिए। तो देखो इसमें क्या निकल गया, नियम प्लस इत, तो क्या बनता है, नियमित। इसके बाद जो घा वाला प्रश्न है यानी चौथा खंड है, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रत्यय शब्द के आरंभ में लगते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में एक परिवर्तन होता है। चौथा कह रहा है प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। अब इसमें कौन दो सही है वो आपको चुनना है। तो अभी हमने ऊपर बताया कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं, तो दूसरा सही हो गया। प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है, तो ये भी सही हो गया। तो 2 और 3 देखो किसमें है, बी वाले ऑप्शन में है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो मॉडल पेपर है, फाइनल पेपर में भी आप ऐसा ही करेंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न है इस खंड का, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाने के लिए आएगा। 100% आपका पेपर ऐसा ही आएगा, यानी शब्द बदले होंगे लेकिन उसका फॉर्मेट जो है यानी डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऊंचाई, अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, आई लगा है। सुंदरता, अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ता, क्योंकि अंत में ता मिल गया ना। दुकानदार, इसमें दार प्रत्यय है। अब देखो पहले में दूसरा, अब पहले में दूसरा देखो किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें है। दूसरे में पहला, तो दूसरे में पहला कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारा उपसर्ग और प्रत्यय वाला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 में क्या आएगा, समास आएगा। क्या आएगा, समास। समास संस्कृत में आप जानते हैं 5 समास होते हैं, लेकिन हिंदी में जो समास होते हैं ना, कितने समास होते हैं, 6। तो अगर आप कहोगे तब समास की अलग सी वीडियो बना देंगे। मॉडल पेपर में 4 नंबर का समास आएगा। कितने नंबर का, 4 नंबर का, MCQ के रूप में। तो देखो पहला प्रश्न है, सुख दुख समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा। समस्त पद मतलब समास होता है, समास विग्रह मतलब जो उसका अर्थ है उसी के अनुसार अलग करना। अब सुख दुख का क्या अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ है सुख और दुख। तो आपका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसमें समास कौन सा है, क्योंकि नाम भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इसके बाद विद्यालय समस्त पद में समास होगा, यानी विद्यालय में समास कौन सा है। तो विद्यालय का अर्थ क्या होता है, विद्या के लिए आलय। विद्यालय का क्या अर्थ होता है, विद्या के लिए आलय।
अब के लिए मतलब आएगा क्या, मतलब होगा तत्पुरुष समास है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ग खंड है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, यानी पहला पद क्या हो, संख्या का बोध कराने वाला हो, उस समास को क्या कहते हैं, उस समास को प्यारे बच्चे कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। चौथा है, निम्नलिखित समासों में से अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे है में ध्यान देना, नहीं तो गलत कर जाओगे। यानी एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पे ऑप्शन में भी देखो दो दो दिया गया होगा। तो रात दिन, अब रात दिन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, नोट करते चलिए। पंचरत्न, इसमें द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है, क्योंकि आगे पंच आ गया ना, संख्या आ गई। अब आजीवन और भरपेट, इन दोनों में अव्ययी भाव समास है। अब 3 और 4 देखो विकल्प किसमें है, 3 और 4 विकल्प सी वाले विकल्प में है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, भरपेट और आजीवन, इन दोनों में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। उदाहरण आप याद करते चलिए। अब इसके बाद समास का अंतिम प्रश्न है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। तो त्रिमूर्ति, अब संख्या में ले जाना, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास, यानी पहला का पहले से ही मिला देंगे। प्रेम पूर्ण, इसका अर्थ होता है प्रेम से पूर्ण, यानी तत्पुरुष समास। हार जीत में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, द्वंद्व समास में ट्रिक क्या है कि बीच में डैश लगा होगा और दोनों विलोम शब्द होंगे। जैसे माता पिता, मान लो माता पिता लिखा हुआ है, बीच में डैश लग गया ना, अब दोनों विलोम शब्द हैं, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आप देखो कौन सा विकल्प सही होगा, आप देख लो कि पहले का पहला सही है, दूसरे का कौन सा सही है, तीसरा। तो पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा समास भी कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 में क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में वाक्य भेद आएगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये 9th के सिलेबस में है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अब वाक्य अर्थ दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, 8 टाइप के वाक्य होते हैं। उसके लिए हम 5-6 मिनट की एक छोटी सी वीडियो बना देंगे, उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल बता देंगे। यहाँ पर हम सीधा क्वेश्चन हल करेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, और ये 4 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, वाक्य का प्रकार बताइए। सुखविंदर पौधों में पानी नहीं डाल रहा है, ये कैसा वाक्य है, विधानवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक। तो निषेध का मतलब होता है बच्चों मना करना। तो जहाँ पे ना मिल जाए, मत मिल जाए, नहीं मिल जाए, वहां पे जान जाना कौन सा वाक्य होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा। निषेध मतलब होता है रोकना। आप बैंक में जाते हैं ना, तो जो मैनेजर का कार्यालय होता है उसमें देखो क्या लिखा रहता है, वहां पे लिखा होता है प्रवेश निषेध। क्या लिखा होता है, प्रवेश निषेध। निषेध मतलब क्या होता है, मना किया गया। तो निषेधवाचक वाक्य कौन होगा, जिसमें ना होगा, मत होगा, नहीं होगा। तो ट्रिक भी आप जो है साथ के साथ पहचानते चलिए। उसके बाद खा वाला वाक्य है, अगला प्रश्न है आपका, वाक्य का प्रकार बताइए। 9 वर्ष मंगलमय हो। अब 9 वर्ष मंगलमय हो, इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो आपका ए वाला विकल्प से हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, तुम प्रथम आए हो, इस वाक्य में विस्मय वाचक वाक्य में लिखा जाएगा। यानी ये सरल वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, इसको विस्मय बनाना है। कैसा बनाना है, विस्मय। तो प्यारे बच्चों विस्मय वहां होता है जहां वाक्य में ये वाला चिन्ह मिल जाए। ये कैसा चिन्ह है, ये विस्मय बोधक चिन्ह है। अब देखो किस वाक्य में है, ये डी वाले वाक्य में है, वाह तुम प्रथम आए हो। अब यहाँ पे विस्मय, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस चिन्ह का ध्यान रखना, जिस भी वाक्य में यह चिन्ह मिल जाए समझ जाना वो कैसा वाक्य है, विस्मय वाचक वाक्य है। आते हैं अगले प्रश्न पर, जिन कार्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है, वहां अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होता है। तो अभी हमने ऊपर ही बताया, उसमें कैसा वाक्य होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा।
5वां है प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। अब प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है? जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, है ना अच्छी ट्रिक। जिसके वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा होगा वो कैसा वाक्य होगा? प्रश्नवाचक। अब बताओ कौन सा विकल्प सही होगा? चुटकियों में आप कर लेंगे बी वाला ऑप्शन। क्या ट्रेन देर से चल रही है? ये कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इस तरह से वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। अब इसके बाद क्या आएगा? प्रश्न नंबर 6 में अलंकार आएंगे। क्या आएंगे? अलंकार। ध्यान देना बच्चों, नहीं तो नंबर कम हो जाएंगे। और आपका अंतिम पेपर हिंदी का है। सारी ऊर्जा हिंदी के पेपर में लगा दो। हिंदी के पेपर में 80 में तो 80 आ ही जाए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी में गलत नहीं होना चाहिए। अब अलंकार में कौन कौन अलंकार हमारे सिलेबस में है? क्योंकि अगर बच्चे को सिलेबस ही नहीं पता होगा तो कैसे पढ़ेगा? तो देखो बच्चों, 9th क्लास में 4 अलंकार है। पहला अलंकार कौन सा सिलेबस में है? अनुप्रास। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर जाएंगे। दूसरा अलंकार कौन सा है? दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। ये दोनों प्यारे बच्चों शब्दालंकार हैं। तीसरा अलंकार है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। चौथा अलंकार है रूपक अलंकार। बस यही 4 अलंकार हैं और 4 नंबर का अलंकार आपके पेपर में आएगा। अब आपको गलत कराने के लिए इन चारों के अतिरिक्त भी अलंकार आपके ऑप्शन में लिखे होंगे, लेकिन आपको सोचना है कि हमारा जो सिलेबस है उसमें यही 4 अलंकार हैं, तो इन्हीं में से कोई एक अलंकार होगा। इसका आप ध्यान रखना। अब आते हैं सीधा प्रश्न पर। हम अलंकार की एक छोटी वीडियो अलग से बनाएंगे अगर आप लोग कहेंगे तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। अब इसमें अलंकार कौन सा है? यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक। अब देखो बच्चों, यमक अलंकार कब होता है? थोड़ी सी परिभाषा जान लेते हैं। जब कोई एक शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। अनुप्रास कहाँ होता है? जहाँ कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है। उपमा अलंकार कहाँ होता है? जब किसी की समानता किसी से दिखलाई जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देना, डैश लगा होगा, डैश के बाद सा मिलेगा, सी मिलेगा, या से मिलेगा, या फिर जैसे मिलेगा। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ये उपमा अलंकार की ट्रिक है, उसमें डैश के बाद सा, सी, से, जैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, देखो गगन सा, डैश भी लगा है, सा भी मिल गया। बस यही ट्रिक है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अब आप कहोगे तो अलंकार की छोटी सी हम ट्रिक वाली वीडियो बना देंगे। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है, खाखंड में कमल मुख सा सुंदर लगता है। अब इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक। अब आप कहोगे सर जी ने कहा था जहाँ पे डैश हो वहाँ पे उपमा होता है, लेकिन ध्यान देना बच्चों, यहाँ भी डैश लगा हुआ है एग्जाम्पल में, लेकिन यहाँ पर उपमा अलंकार नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर ट्रिक क्या बताई कि डैश के बाद सा होगा या सी होगा, तभी जो है उपमा अलंकार होगा। अगर डैश के बाद सा सी नहीं है तो उपमा अलंकार नहीं होगा। फिर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार सही हो जाएगा? रूपक अलंकार सही हो जाएगा। कमल मुख सुंदर लगता है, यानी कमल रूपी मुख, रूपी मतलब रूपक अलंकार हो गया। तो ये ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है। गा खंड है, दी गई पंक्ति में अलंकार पहचानिए। मैंने उत्तर दिया, उत्तर की ओर जाओ। अब यहाँ वाक्य पढ़ने से प्यारे बच्चे आपको पता चल गया, मैंने उत्तर दिया है, उत्तर यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। पहले का क्या है? पहले का अर्थ है आंसर और दूसरे का अर्थ है नॉर्थ साइड, यानी उत्तर दिशा। तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। आपका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद घा खंड है,
यमक अलंकार का उदाहरण पहचानिए, यानी यहाँ पे 4 उदाहरण दिए गए हैं, इसमें यमक अलंकार वाला उदाहरण कौन सा है। अब ध्यान देना बच्चों, हम आपको चारों एग्जाम्पल का में कौन कौन से उदाहरण, मतलब चारों एग्जाम्पल में कौन कौन अलंकार है, हम वो चारों बताएंगे, क्योंकि आपके पेपर में क्या आ जाएगा कुछ पता नहीं है। देखो बच्चों, वीडियो थोड़ा बड़ी बनेगी, लेकिन 80 नंबर का पेपर है, 80 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाना है तो वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। देखो बच्चों, एग्जाम्पल में कौन कौन सा अलंकार है। अभी हमने आपको ट्रिक बताई थी ना, जहाँ पे सी मिल जाए डैश के बाद, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण क्या है, भूखमरी समस्या का हल हल चलाने में है। अब यहाँ ध्यान देना, भूखमरी समस्या का हल हल चलाने में है। अब यहाँ पहले हल का क्या अर्थ है, सॉल्यूशन, और दूसरे हल का क्या अर्थ है, खेत जोतने वाला हल। तो यहाँ पे इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया यमक अलंकार का उदाहरण कौन सा है, तो बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन सुरभित सुंदर सुगध सुमन, इसमें अनुप्रास अलंकार है। हम आपको चारों विकल्प बताएंगे, क्योंकि पेपर में मान लो यही दे दिया तो क्या करोगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, अब इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक है। कौन सा है, रूपक है। तो आपने देखा पहले में क्या था, पहले में था उपमा, दूसरे में क्या था, यमक। तो हम आपको चारों ऑप्शन बताएंगे ताकि हमारा बच्चा एक भी गलत ना करे। तो उपमा, यमक, अनुप्रास, रूपक, के चारों उदाहरण में आप नोट कर लो कॉपी में, अभी आपके पास बहुत टाइम है पेपर के लिए। अब आते हैं सीधा अलंकार के अंतिम प्रश्न पे। जब किसी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक हो तो कौन सा अलंकार होता है। तो जब भी हमने आपको बताया कि जब किसी पंक्ति में कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इतना तो आएगा ग्रामर का प्रश्न। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 से प्रारंभ होगा, जो आपकी क्षितिज पुस्तक है उसमें से प्रश्न आएंगे। इसमें भी एक 5 नंबर का गद्यांश आएगा आपकी पुस्तक से, और उसमें से आपको कितने प्रश्न करने होंगे, 5 प्रश्न करने होंगे। यहाँ पे देखो पैसा जाया हुआ है, फिर वहाँ कब सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था, मैं भी सन 1917 में यहाँ आई थी। ये एक पाठ का जो है पैसेज है। हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, पैसेज आप पढ़ लेना। पहला प्रश्न है, लेखिका आनंद भवन क्यों जाती थी। अब इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा, कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए। कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ पे कवि सम्मेलन होते रहते थे और मैडम के साथ हमको लेके आती थी, यानी जो कवियत्री है वो जाती थी। आपका दूसरा प्रश्न है, आनंद भवन कवि सम्मेलन के अलावा किस चीज का प्रमुख केंद्र था। तो इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर तीसरा, गाखंड, अपनी कविता सुनाने की बारी का इंतजार लेखिका की या के कारण होता था। तो लेखिका का कौन सा कारण होता था, बेचैनी का, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका उत्तर पैसेज में कहाँ है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, कि जब लेखिका की बारी आती थी ना तो उसको बेचैनी हो जाती थी। देखो ना, कब हमारा नाम पुकारा जाए, बेचैनी से सुनते रहते थे। तो इस तरह से पूरी सटीक लाइन आपको पैसेज में नहीं मिलेगी, जब पैसेज पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कि इसमें क्या सही होगा। तो पैसेज को पढ़ेंगे, जो 15 मिनट का टाइम है उसका आप अच्छे से प्रयोग करेंगे। चौथा प्रश्न है, मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था, गद्यांश के अनुसार पंक्ति का आशय है। अब इसका क्या आशय है, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेखिका कवि सम्मेलन में अधिकतर प्रथम आती थी। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है, लेखिका को चांदी का कटोरा मिला था। अब किसमें मिला था, उसको मिला था अच्छी कविता सुनाने के लिए, यानी कविता के उपहार में, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में क्या आएगा, प्रश्न नंबर 8 में प्यारे बच्चों क्षितिज वाली पुस्तक से
दो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे। ध्यान देना, बिल्कुल यही फॉर्मेट रहेगा आपके पेपर का। तो पहला प्रश्न है, सालिम अली की ख्याति किस रूप में है? वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक, राजनीतिक, लेखक। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? ध्यान से देखिएगा। अब देखो बच्चों, यह जो प्रश्न आया हुआ है, यानी जो सालिम अली व्यक्ति हैं, ये किस पाठ में हैं? तो हमने देखा कि किस पाठ में है। जो आपका एक पाठ है, सांवले सपनों की याद में। कौन सा पाठ है? सांवले सपनों की याद में। एक पाठ का नाम है सामने सपनों की याद में। ये किसने लिखा है? इस पाठ को लिखा है जाबिर हुसैन ने। किसने लिखा है? जाबिर हुसैन ने। पाठ पढ़ा है, आपको पता है प्यारे बच्चों। तो उसी में ये सालिम अली नामक व्यक्ति का वर्णन है। ये क्या थे? ये पक्षी वैज्ञानिक थे, क्योंकि जो कवि हैं, इनकी मृत्यु पर ही उन्होंने ये पाठ लिखा था, यानी वो पुस्तक लिखी थी जिसमें उनका वर्णन है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा पक्षी वैज्ञानी। अगला ख खंड वाला प्रश्न है, लंकोर के मार्ग में लेखक का अपने साथियों से पिछड़ने का क्या कारण था? अब जो बच्चे किताब नहीं पढ़े हैं, वो प्रश्न पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा इसमें पूछा क्या जा रहा है, यह प्रश्न किस पाठ का है। तो देखो बच्चों, ये जो प्रश्न आया हुआ है ना, ये किस पाठ का है? जो आपका एक पाठ है लिहाजा की ओर। कौन सा, क्या नाम है पाठ का? ध्यान से देखिएगा फिर से। पाठ का नाम है आपका लिहाजा की ओर। जो बच्चे पाठ पढ़े हैं ना, वो देखते ही पहचान जाएंगे, इसीलिए साल भर आपसे कहा जाता है पाठ को अच्छे से पढ़ लो। लिहाजा की ओर जो पाठ है, जिसको किसने लिखा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखा है, उसी पाठ का है। तो इसमें लेखक, मतलब लेखक जो है अपने साथियों से क्यों पिछड़ गए थे? क्योंकि उनका घोड़ा जो है सुस्त था, यानी धीमे चल रहा था, और वो मार्ग से भटक गए थे। तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब ये प्रश्न देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो क्षितिज वाली हमारी पुस्तक है, अभी आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, उन पाठों को एक बार पढ़ डालो। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में क्या आएगा? प्रश्न नंबर 9 में एक पद्यांश आएगा, यानी आपके पाठ की एक कविता आएगी, उसमें से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आएगा। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रश्न जो है एमसीक्यू में आने वाले हैं हिंदी के पेपर में। तब इसमें देखो, ये जो कविता आई हुई प्यारे बच्चों, ये किस पाठ की है, ये भी हम आपको बता देते हैं। आपने एक पाठ पढ़ा हुआ है ग्राम श्री। क्या पढ़ा हुआ है? ग्राम श्री। किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत। क्योंकि हमारा विचार केवल आपको उत्तर उत्तर बताना नहीं होता है, ये प्रश्न कहाँ से आया है, कौन सा पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो भी सब बताना होता है। तो ये जो कविता है, ये ग्राम श्री नामक पाठ से है, जिसको सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा हुआ है। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निस्की, तारक सपनों में से खोए। अब पाठ पढ़ा हुआ है आपने, इसलिए हम इस कविता को नहीं पढ़ाएंगे, सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि आपका 1-1 मिनट बहुत कीमती है। हरियाली की तरह कौन अलसाकर सो गई है? अब इसमें देखो, ये लाइन कहाँ पर आई हुई है? देखो बच्चों, ये लाइन यहाँ पर आई हुई है, हसमुख हरियाली हिमातब सुख से अलसाए सोए। अब इसमें कौन सोया हुआ है? तो यहाँ पे हिम आतप लिखा हुआ है। अब कहने के लिए तो हिंदी है, लेकिन हिंदी भी बहुत कठिन होती है अगर आप नहीं पढ़े हैं। अब यहाँ पे देखो, हिम माने क्या होता है? हिम माने होता है सर्दी, ध्यान से देखिएगा। और आतप माने क्या होता है? बहुत बच्चों को नहीं आता है कि आतप माने होता क्या है। तो आतप माने प्यारे बच्चों होता है धूप। तो हिम आतप का क्या अर्थ हो जाएगा? सर्दी की धूप। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्दी की धूप। तो हिंदी हिंदी भी कठिन है, ऐसी बात नहीं है कि हिंदी बहुत आसान है, उसमें भी तैयारी की जरूरत है। दूसरा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस पंक्ति में पन्ना नामक रत्न का वर्णन आया है? मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलभ नभ आच्छादन, निरुपम हिमाग स्निग्ध शांत। अब पन्ना क्या है? पन्ना जो है एक धातु है, तो किस में आया हुआ है? ये मरकत। अब ये किस पाठ का है? अब पाठ बता दिया। आप देखेंगे उसके शब्दार्थ में मरकत का अर्थ पन्ना दिया गया है। तो जब पाठ पढ़ते हैं ना, तो उसका शब्दार्थ भी आप एक बार सरसरी निगाह से देख लें, क्योंकि शब्दार्थ में ही हमने देखा कि मरकत का अर्थ पन्ना दिया हुआ है। तो आपका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, मरकत। गा खंड है, गांव को किसने अपने आवरण से ढक लिया है? अब ये लाइन देखो कहाँ पर है, तो ये देखो यहाँ पे है। जिस पर नीलभ नभ आच्छादन, नीलम मतलब होता है नीला, नभ माने होता है आकाश, और आच्छादन माने होता है ढक लेना। तो नीले आकाश ने ढक लिया है। किसने ढक लिया है? नीले आकाश ने। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद घा खंड है, पद्यांश में वर्णित सौंदर्य का आम जन पर के मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो क्या प्रभाव पड़ रहा है कि आम जन के मन को आकर्षित कर रहा है। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगाखंड है, उपर्युक्त पद्यांश में वर्णन किया जा रहा है। तो किसका वर्णन किया जा रहा है? गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों 10वां प्रश्न है। इसमें क्या आएगा? जो पद्य हैं, यानी जो कविता वाले पाठ हैं, उसमें से 2 प्रश्न आएंगे एमसीक्यू के रूप में। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न क्या है? मेघ के बन ठन के आने पर हवा में क्या परिवर्तन होता है? अब ये जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये किस पाठ का है? क्योंकि पाठ बताने से आपके पास किताब है, आप किताब में फटाफट ढूंढ लेंगे। तो ये एक पाठ है मेघ आए। जो बच्चे पढ़े होंगे ना, तुरंत समझ जाएंगे कि इस पाठ का प्रश्न है मेघ आए। अब इस पाठ को किसने लिखा हुआ है? इस पाठ को लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। तो अब इसमें देखो, मेघ आने पर हवा में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सी वाला, नाचती गाती आगे पीछे चलती है। ये इसी लाइन की अगली लाइन है। अगला प्रश्न है आपका, कवि ने बच्चे के काम पर जा रहे हैं पंक्ति को किस रूप में चिन्हित किया है? तो आपने एक पाठ पढ़ा हुआ है बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो उसमें कवि ने किस रूप में चिन्हित किया है? भयानक पंक्ति के रूप में। किस रूप में? भयानक पंक्ति के रूप में। यानी बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भयानक स्थिति है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, लेकिन अगर वो काम पे जा रहे हैं तो ये भयानक स्थिति है। तो इस तरह से बच्चों आपके हिंदी के पेपर में कितने कितने एमसीक्यू आएंगे, इन सब बातों को हमने बता दिया है। इसके बाद के जो प्रश्न है ना बच्चों, वो कैसे आएंगे? वो डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी वर्णनात्मक होंगे। अब इसमें देखो क्या क्या आया हुआ है। 4 प्रश्न होंगे, इसमें से आपको कितने करने होंगे? 2 करने होंगे, और ये 2 गुणे 3 ये आपके पाठ के आधार पे है। तो आप इनको पढ़ के किताब से कर लेंगे। नहीं हो पाएगा बताइएगा, इसमें भी हम कुछ हेल्प करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में क्या आएगा? इसमें भी 4 प्रश्न होंगे, लेकिन ये पद्य वाले पाठ से आएंगे। किस पाठ से? पद्य वाले पाठ से। इसमें भी आपको 2 करने होंगे, और ये भी 6 नंबर का होगा। ये 25 से 30 शब्दों में इसका उत्तर आपको लिखना होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित। अब पूरक पुस्तक आपके पास कोई एक होगी, उसमें से ये प्रश्न आएंगे, और इसमें से कितने करने होंगे? 2 करने होंगे, और 4-4 नंबर के प्रश्न होंगे। इनका उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना है, यानी कम से कम आधे पेज में आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में क्या आएगा? एक निबंध आएगा। क्या आएगा? प्रश्न नंबर 14 में एक निबंध आएगा, यानी अनुच्छेद ही कहेगा, यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया, लेकिन ये एक निबंध टाइप का प्रश्न है, क्योंकि 100 शब्दों में लिखना है, 6 नंबर का है। इसमें भी एक टॉपिक दिया गया होगा, 3 दिए गए होंगे, 3 में से आपको किसी एक पर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, इंटरनेट नए संसार का प्रवेश द्वार,
अब इसके लिए यहाँ पे भूमिका लिखनी है, ज्ञान का भंडार कैसा है, दैनिक जीवन को सुलभ बनाया है, भविष्य इंटरनेट कैसा है। तो इन सब बातों का वर्णन करते हुए आपको कम से कम 1.5 पेज नहीं तो 1 पेज तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि 100 शब्द लिखने हैं और 6 नंबर का प्रश्न है। दूसरा टॉपिक क्या है? व्यायाम। तीसरा टॉपिक क्या है? गांव जाने का अनुभव। तो इस टाइप के प्रश्न आप दिल खोल के लिखें, जो भी आपको समझ में आता है। उसके लिए क्या जरूरी है कि अभी से आप जो है इन तीनों टॉपिक पे 1-1.5 पेज लिखने का प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 में क्या आएगा? इसमें भी किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों का पत्र लिखना है। क्या लिखना है? पत्र। आपके पेपर में पत्र आएगा 5 नंबर का। पत्र का टॉपिक यानी पत्र आपके पेपर में अनौपचारिक पत्र भी हो सकता है और औपचारिक पत्र भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो मॉडल पेपर में कैसा पत्र आया हुआ है कि आपका नाम राजेश रजनी है, आपके क्षेत्र में 3 दिन से बिजली नहीं आ रही है, जिसके कारण छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं, चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, समस्या निवारण के लिए विद्युत विभाग को पत्र लिखना है। अब कैसा पत्र है? ये औपचारिक पत्र है। इसके अथवा के रूप में क्या है कि आपका नाम राजेश रजनी है, आपको पता चला है कि आपका चचेरा भाई पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण उसका परीक्षा परिणाम बेहद खराब हो रहा है, उसको समझाते हुए पत्र लिखना है। अब ये कैसा पत्र है? ये अनौपचारिक पत्र है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो पत्र अपने परिवारजनों को लिखा जाता है, यानी अपने मित्र को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने मम्मी पापा को, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो आपके पेपर में औपचारिक पत्र भी आएगा, अनौपचारिक पत्र भी आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में क्या आएगा? इसमें एक स्टोरी लिखनी होगी। जैसे यहाँ पे देखो ना, लघु कथा 5 नंबर की। टॉपिक क्या है? चिकित्सक बनने का स्वप्न, मित्रों द्वारा मजाक उड़ाया जाना, कठिनाइयों के बावजूद आपको सफलता हासिल करना। यानी आपको एक कहानी स्वयं बनानी है और वो आपको लिखनी है। इसके अथवा के रूप में क्या है? हिंदी दिवस के ऊपर आपको एक आयोजन करना है और प्रधानाचार्य को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना है। उसके ऊपर भी आपको सब शब्द में ईमेल लिखना है। ध्यान देना, प्रश्न नंबर 16 में कथा भी आएगी और ईमेल भी आएगा, तो दोनों की प्रैक्टिस आप कर लें। नहीं, एक की तो 100% प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, प्रदूषण की समस्या पर 2 छात्रों के बीच संवाद, यानी आपको संवाद भी लिखना आना चाहिए। संवाद का मतलब जानते हो बच्चों? अपनी तरफ से 2 पात्र की कल्पना करेंगे और दोनों में वार्तालाप कराएंगे किसी समस्या के ऊपर। तो इस तरह से हमारा हिंदी का पेपर कंप्लीट हुआ। अभी एक पेपर और है हिंदी का, उसकी भी वीडियो हम जल्द आपके लिए बनाएंगे। तो प्लीज़ बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।